Hi friends, here it is Abhinav Kashyap with a new topic of BST which is Management as Science, Art और Profession। आज हम जानेंगे कि मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या, क्या एक साइंस है, एक आर्ट है या एक प्रोफेशन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैनेजमेंट इज एज साइंस, कि मैनेजमेंट साइंस के रूप में कैसे माना गया। नाउ बिफोर नोइंग अबाउट मैनेजमेंट वी शुड नो अबाउट साइंस, कि साइंस क्या है। नाउ साइंस का डेफिनेशन है, साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ्स विच कैन बी टेस्टेड यूनिवर्सली। साइंस का है एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसका बेसिस क्या है, कुछ जनरल फैक्ट्स, कुछ जनरल ट्रूथ्स जिनका टेस्टिंग, जिनका वेरिफिकेशन यूनिवर्सली करना पॉसिबल है। लाइक ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी के ऊपर आपके पास थ्योरी है, इसलिए उसे बोला एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। वो क्या है, एक जनरल ट्रूथ के ऊपर बेस्ड है। वो ट्रूथ क्या है, इफ एनीथिंग गोज अप इट विल कम डाउन, राइट ना। उसका वेरिफिकेशन करना यूनिवर्सली पॉसिबल है, इसके लिए वो क्या है, ग्रेविटी साइंस का एक पार्ट है, साइंस का एक थ्योरी है। तो इस डेफिनेशन से हमारे पास बहुत सारे फीचर्स निकल करके आते हैं साइंस के। नाउ व्हाट आर दोज फीचर्स? द फर्स्ट वन इज इट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस इज व्हाट, अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। नाउ व्हाट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज? That knowledge which is reliable, which is verifiable and which is universally acceptable, that knowledge is called a systematized knowledge, right? ना साइंस के बारे में हम जानते हैं कि वो क्या है, भरोसा उसके ऊपर उस पर किया जा सकता है। दे आर रिलायबल, दे आर वेरीफाइबल, उनका प्रामाणिकता साबित किया जा सकता है। दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, वो सार्वभौमिक है, उनकी उपयोगिता हर जगह एक जैसी होती है। Now, creating a systematized body of knowledge requires a specific method. That method is, first we have to observe, then we have to experiment, then we have to share those results, then we have to replicate those results. साइंटिस्ट क्या करते हैं, पहले एक सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, उस सिचुएशन के या कोई प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को दूसरे साइंटिस्ट के साथ थ्योरीज के रूप में, बुक्स के रूप में शेयर करते हैं, और फिर वो साइंटिस्ट उसी मेथड को रेप्लिकेट करके अपने उन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। दिस सेम मेथड इज यूज्ड इन केस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी इसी तरीके से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का फॉर्मेशन होता है। दैट्स व्हाई वी से दैट मैनेजमेंट इज आल्सो अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज डेवलप्ड बाय मेनी मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स एंड फिलोसफर्स ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर। बहुत सारे मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स थे, प्रैक्टिशनर्स थे पुराने जमाने में, जिन्होंने अपने समय पे प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व किया, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को अपने ऑर्गेनाइजेशन पे एक्सपेरिमेंट किया, फिर उनके रिजल्ट्स को थ्योरीज के रूप में, बुक्स के रूप में पब्लिश किया, फिर उसी थ्योरीज को दूसरे मैनेजर्स ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रेप्लिकेट किया। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। Now the second feature we get is the scientific principles are based on experiments and observation. Scientific principles के बारे में हम जानते हैं, they are not formed in a day, वो एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुए। It requires specific amount of experimentation, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके रिजल्ट्स को बार बार ऑब्जर्व किया जाता है डिफरेंट कंडीशंस में, तब जाकर एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को बनाया जाता है। सेम केस है मैनेजमेंट के साथ भी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स आर नॉट फॉर्म्ड इन अ डे, उनका निर्माण भी एक दिन में नहीं हुआ। दे वेयर फॉर्म्ड थ्रू मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन बाय वेरियस मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। बहुत सारे मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स ने अपने अपने समय पर बहुत सारे टेक्निक्स का यूज किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन पे उनको अप्लाई किया, उनके रिजल्ट्स को जाना, और जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आए उन थ्योरीज को दुनिया के साथ शेयर किया ताकि दूसरे मैनेजर्स उसका यूज कर सके। सो वी कैन से दैट मैनेजेरियल प्रिंसिपल्स आर आल्सो बेस्ड ऑन वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एंड observation. Now the third feature we get is these scientific principles are universally validable, right? We can say that there is a universal validity of scientific principles. Scientific principles have universal validity like gravity. We know that if we throw a thing upward in air, it will come down due to gravitational force. चाहे हम किसी भी चीज को ऊपर फेंके वो नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किस लॉ का हम बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी का बात कर रहे हैं। चाहे यूएसए में हम किसी सामान को ऊपर फेंके वो भी नीचे आएगा, चाहे इंडिया में किसी सामान को ऊपर फेंके वो भी नीचे ही गिरेगा। तो वो ही क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है कि हर जगह एक ही रिजल्ट निकल करके आता है, ठीक। लेकिन मैनेजमेंट के केस में क्या है, दीज आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। मैनेजमेंट टेक्निक्स को हर जगह यूज किया जाता है, हर कंट्री में यूज किया जाता है, बट देयर रिजल्ट्स वेरी इन डिफरेंट सिचुएशन विद डिफरेंट पीपल। मैनेजमेंट के टेक्निक्स को तो हर जगह यूज करते हैं, बट कंट्री के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनके रिजल्ट्स वेरी करते हैं। लाइक सम प्रोडक्ट आर वेरी पॉपुलर इन यूएसए बट दोज सेम प्रोडक्ट्स आर नॉट वेरी पॉपुलर इन इंडिया।
right? Very food products are very popular in America, junk food products are very popular in America, but those same foods are not very popular in India. Hence we can say that same management techniques cannot be applied everywhere. Then there is a need of little bit of modification before the application of management techniques. management techniques को यूज करने से पहले उनमें कुछ modification करना बहुत ही जरूरी होता है. So we can say that what management is behavioral in nature. management क्या है? behavioral है nature में. किसके behavior का बात हो रहा है? तो human behavior का बात हो रहा है कि management के output किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? तो human behavior के ऊपर डिपेंड करेंगे. तो इन सब डिस्कशन का कंक्लूजन क्या निकला कि मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस बट अ सॉफ्ट साइंस और अ सोशल साइंस. हमने देखा कि मैक्सिमम फीचर्स को तो सेटिस्फाई कर रहा है मैनेजमेंट, बट इस टॉपिक को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है. इसके लिए इसको हम एग्जैक्ट साइंस कह सकते, प्योर साइंस नहीं कह सकते. ये कैसा साइंस है? तो सॉफ्ट साइंस है या सोशल साइंस है. क्यों बोला हमने ये सॉफ्ट साइंस है? क्योंकि जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की रिजिडिटी होती है, आप लॉ ऑफ ग्रेविटी को चेंज नहीं कर सकते, उसमें मॉडिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं है. पर मैनेजमेंट के टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स में मॉडिफिकेशन करना पॉसिबल है. इसलिए वो क्या है? फ्लेक्सिबल है. मैनेजमेंट के टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स क्या है? फ्लेक्सिबल है. इसके लिए इसे हम कहते हैं इट इज अ सॉफ्ट साइंस. और सोशल साइंस क्यों बोला? बिकॉज मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर. सोशल साइंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर. So we can say that management is not an exact science but a soft science or a social science. Clear? So now we come to our next discussion topic, which is how management is an art. Management को art क्यों कहा गया? Right? If we remember the definition of management, that was management is an art of getting things done through various people to others or by others. Right? Now we should understand why it is an art. So what is art? art है क्या? तो art is the skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired results. art क्या है? तो एक existing knowledge का skillful, कुशलता पूर्वक इस्तेमाल करना किसके लिए? रिजल्ट्स अचीव करने के लिए, डिजायर्ड रिजल्ट्स को पाने के लिए. राइट? तो इस डेफिनेशन से भी कुछ कुछ आर्ट के फीचर्स निकल करके आते हैं. तो पहला फीचर है हमारा दैट देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. यहाँ पर क्या है? पहले से मौजूद एक थ्योरी है जिसको कि पढ़ा जा सकता है. सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज थियोरेटिकल नॉलेज इज अवेलेबल इन आर्ट्स. आपको पता है कि हर तरीके के आर्ट का आपको बुक मिल सकता है, आप उसकी थ्योरी को पढ़ सकते हैं. लाइक यू कैन रीड अबाउट ड्राइंग, यू कैन रीड अबाउट क्रिकेट, यू कैन रीड अबाउट सिंगिंग, यू कैन रीड अबाउट डांसिंग. राइट? कैसे पढ़ सकते हैं? क्योंकि उसका थ्योरी अवेलेबल है. हर आर्ट का क्या है? थ्योरी अवेलेबल है. राइट? सेम केस है मैनेजमेंट के साथ भी. मैनेजमेंट ऑल्सो हैव अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ लिटरेचर एंड बुक्स ऑन इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स. मैनेजमेंट के केस में भी क्या है? बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, थ्योरी अवेलेबल है जिसको आप पढ़ सकते हैं. हर कोई उसको पढ़ सकता है. राइट? तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन आर्ट. नाउ द सेकेंड फीचर इज पर्सनलाइज एप्लीकेशन. Now use of theoretical knowledge differs from person to person in case of art. Now we know that there is existence of theoretical knowledge. तो हर कोई आर्ट के बारे में पढ़ सकता है, हर कोई ड्राइंग के बारे में पढ़ सकता है, क्रिकेट के बारे में पढ़ सकता है, पर हर कोई ड्राइंग आर्टिस्ट नहीं बन सकता, हर कोई ड्रॉ नहीं कर सकता, हर कोई क्रिकेट नहीं खेल सकता. अच्छा, राइट? बिकॉज देयर इज अ नीड ऑफ पर्सनलाइज एप्लीकेशन. आप उस थ्योरी को किस तरीके से यूज करेंगे वो डिफर करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम कैपेबिलिटी ऑफ पर्सन टू पर्सन. ठीक? जैसे विराट कोहली अलग तरीके से क्रिकेट खेलता है और धोनी अलग तरीके से क्रिकेट खेलता है. दोनों के पास सेम नॉलेज है क्रिकेट का, बट उन दोनों के परफॉर्मेंस में डिफरेंस किसका है? तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन का डिफरेंस है. वैसे ही मैनेजर्स का भी एक यूनिक स्टाइल होता है किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने का. हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग मैनेजर्स अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं. तो वहां पर भी किसका रिक्वायरमेंट है? पर्सनलाइज एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट है. नाउ द थर्ड फीचर इज दैट मैनेजमेंट और आर्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. हमने क्या बोला कि आर्ट किसके ऊपर बेस्ड है? प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड है. नाउ आर्ट इन्वॉल्व्स कंसिस्टेंट एंड क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज. आर्ट में हमें क्या चाहिए कि एक जो नॉलेज हमें मिला उसका हम क्या करें? कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करें एक क्रिएटिव मैनर में, उसमें कुछ ऐड करते रहें, हमेशा कुछ नया डालते रहें ताकि उस आर्ट को हम इम्प्रूव कर सकें. एक म्यूजिशियन है, अच्छा म्यूजिशियन कब बनता है? जब वो ज्यादा से ज्यादा रियाज करता है गाने का. राइट? जब एक अच्छा क्रिकेटर कब बनेगा? वो ज्यादा से ज्यादा फील्ड प्रैक्टिस करेगा तभी अच्छा क्रिकेटर बनेगा. तो आर्टिस्ट अच्छा बनने के लिए आपको क्या चाहिए? कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी. राइट?
तो मैनेजमेंट में भी ऐसा ही केस है। मैनेजरियल स्किल्स आर आल्सो इंप्रूव्ड ओनली थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन। मैनेजमेंट के बारे में एमबीए कर लेने से कोई अच्छा मैनेजर नहीं बनता। आपको सबसे पहले अपने प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। उसको इंप्रूव करने के लिए आपको अपने हाथ तो गंदे करने ही पड़ेंगे। यू कांट लर्न मैनेजमेंट विदाउट गेटिंग योर हैंड्स डर्टी। आप बिना मैनेजमेंट किए मैनेजमेंट के बारे में नहीं सीख सकते। तो मैनेजमेंट के स्किल्स कब इंप्रूव होंगे? जब आप मैनेजमेंट को रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा, उसको अप्लाई करिएगा अपने नॉलेज को, तभी जाके आपका मैनेजमेंट का आर्ट जो है वो इंप्रूव करेगा। तो हम देख चुके हैं कि मैनेजमेंट के सारे फीचर्स आर्ट के सारे फीचर्स के साथ मैच करते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकल करके आता है? दैट वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी क्या है? एक आर्ट है। राइट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन. Now in class 11th we have already discussed about profession. That profession is what? Profession is an occupation for which specialized knowledge and skills are required and in which entry is restricted. प्रोफेशन क्या है? वैसा ऑक्यूपेशन जिसको करने के लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए, स्पेशल स्किल चाहिए और जिसके एंट्री क्या हो? रिस्ट्रिक्टेड हो, जिसको हर कोई नहीं कर सकता हो, कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन वाला इंसान ही कर सकता। राइट, सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन? फर्स्ट, इट इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन क्या है? एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मीन्स फॉर एवरी प्रोफेशन देयर इज अ थ्योरी। राइट, फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर यू हैव टू स्टडी एमबीबीएस। राइट, आपको डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना पड़ेगा, उसमें सारे ह्यूमन बॉडी के टर्म्स को जानना पड़ेगा कि ह्यूमन पार्ट क्या है, तो है आपको पूरा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। एक लॉयर बनने के लिए आपको लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी, बीएलएल भी करना पड़ेगा। राइट, वैसे ही मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। मैनेजमेंट के पास भी बहुत सारा थ्योरी अवेलेबल है जिसको पढ़ के कि आप अच्छा मैनेजर बन सकते हैं। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि मैनेजमेंट भी क्या है? एक प्रोफेशन है। Now the second feature is restricted entry. Entry in profession is restricted through some minimum educational qualification. अब हम जानते हैं कि कोई भी इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई भी इंसान लॉयर नहीं बन सकता, सीए नहीं बन सकता। वही पर्सन बन सकता है जो एक स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को पूरा करे। लाइक किसी ने अगर एमबीबीएस कंप्लीट किया है तभी वो डॉक्टर बन सकता है, किसी ने एलएलबी का कोर्स कंप्लीट किया है तभी वो लॉयर बन सकता है। तो आपको सबसे पहले तो कुछ बेसिक एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, आपको एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अचीव करना पड़ेगा, तभी आप एक प्रोफेशनल बन सकते हैं। पर मैनेजमेंट में ऐसा कोई भी केस नहीं है। देयर इज नो केस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इन मैनेजमेंट। एक मैनेजर बनने के लिए आपको किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी तरीके के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। एक अनपढ़ भी अच्छा मैनेजर बन सकता है। राइट, तो देयर इज नो केस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इन केस ऑफ मैनेजमेंट, बट देयर इज अ केस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इन केस ऑफ प्रोफेशन। राइट, सो वी कांट से मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन बाय दिस फीचर। राइट, द थर्ड फीचर इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन के बारे में 11th में हमने पढ़ा था दैट एवरी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एवरी प्रोफेशनल रिक्वायर्स अ प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर प्रोफेशनल को क्या चाहिए? एक प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबरशिप चाहिए। जैसे लॉयर्स को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनना कंपलसरी है, डॉक्टर्स को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनना जरूरी है। राइट, अगर वो उनको वेरीफाई नहीं करेंगे, उनको सर्टिफिकेट नहीं देंगे प्रैक्टिस का, तो वो डॉक्टर या लॉयर नहीं बन सकते। मैनेजमेंट में भी एक इंडिया के अंदर एक ऑल इंडिया मैनेजमेंट ऑफ एसोसिएशन एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, आईमा जिसका शॉर्ट फॉर्म है, बट इसका मेंबरशिप लेना कंपलसरी नहीं है एक मैनेजर बनने के लिए। यू डोंट हैव टू बी अ मेंबर ऑफ आईमा टू बिकम अ गुड मैनेजर। ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो इसकी मेंबरशिप ले भी सकते हैं या फिर नहीं भी ले सकते हैं। तो देयर इज नो कंपल्शन ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन इन केस ऑफ मैनेजमेंट। राइट, now the fourth feature is ethical code of conduct. Now professionals are bound by code of conduct which defines their behavior. What is code of conduct? तो the rules and regulations which are mandatory to follow for a professional. एक प्रोफेशनल को बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना होता है, रूल्स को ही क्या बोलते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट। Now these code of conducts define the behavior of a manager, of a professional. Like doctor have to treat its patient first, डॉक्टर हैव टू ट्रीट इट्स पेशेंट फर्स्ट। ठीक, उसको सबसे पहले अपने पेशेंट को ही ट्रीट करना पड़ेगा, बाद में उससे वो फीस मांगेगा या बाद में उससे उसका नाम पता या कास्ट पूछेगा। राइट, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है पेशेंट्स के ऊपर। सेम मैनेजमेंट में ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट लेकिन अवेलेबल नहीं है। मैनेजमेंट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। राइट, यहाँ पर कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन नहीं किया गया है। नाउ द फिफ्थ फीचर इज सर्विस मोटिव।
द मेन एम ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व द सोसाइटी। डॉक्टर या लॉयर का सबसे पहला एम क्या है? अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना, अपने क्लाइंट को सर्विस देना। फीस सेकेंडरी मोटिव होता है उनका। एक डॉक्टर को फीस मिले ना मिले डजेंट मैटर, उसका सबसे पहला कर्तव्य क्या है? पेशेंट को ट्रीट करना। एक टीचर को फीस बाद में भी मिले, सबसे पहले उसका काम क्या है? एजुकेशन देना, राइट। मैनेजमेंट के केस में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट के जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉयर को सर्विस देना। जो उसका एम्प्लॉयर है वो उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा और किसी के बारे में उसको सोचने की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के बारे में सोचना है, सोसाइटी के बारे में उसे सोचने की जरूरत नहीं है, राइट। जैसे डॉक्टर को फीस नहीं मिलेगा फिर भी वो इलाज कर सकता है, पर एक मैनेजर को अगर सैलरी नहीं मिलेगा तो वो मैनेजमेंट कभी भी नहीं करेगा। क्लियर? नाउ after discussing all these features of professional management, we come to a conclusion that management is yet not a profession but it is developing as a profession। हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अभी तक तो प्रोफेशन नहीं बना है बट इट इज डेवलपिंग एज अ प्रोफेशन। वो प्रोफेशन की तरह डेवलप हो रहा है और आगे आगे आने वाले कुछ सालों में ये एक फुल फ्लेज प्रोफेशन बन सकता है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु नीड दिस नॉलेज, राइट। थैंक यू।